और मैंने गांव की दुश्वारियां, समस्याएं, गरीबी सब कुछ देखा था, तो मेरे सोच में था। तो हमने इस पावर को क्या किया, जैसे मैं शुरुआती दौर में जब एसडीएम बना तो मैं एसडीएम के तौर पे गांव में सप्ताह में एक दिन जाता था और गांव में चौपाल लगाता था। गांव के स्कूल पे या कहीं सार्वजनिक स्थान पे बैठता था और तहसील स्तर के सारे अधिकारी को ले जाता था और गांव वालों से पूछता था, बताइए आपके यहाँ डेथ हो गई तो आपका नाम आया खतौनी में, नहीं आया। ऐसा हमने देखी है। फिर जब आलू पैदा हो गया तो कोल्ड स्टोर में रखते थे और जब निकालते थे तो उस समय भाव गिर जाता था, सारी मेहनत बेकार। तो ये जो गांव की दुर्दशा हमने किसानों की देखी है, वो सब दर्द मेरे मन में है और वही मुझे ये कहता है कि गांव को बदलना चाहिए, गांव के हर आदमी को धनी होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने 1945 में एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को। कहते थे वो जो दवाई की शीशी होती थी उसमें उसके ढक्कन में छेद करके और उसमें जो है कपड़ा लटका देते तो मिट्टी का तेल डाल करके उसको दीपक बनाते थे और उसको दीपक नहीं कहते थे, गांव में ढबरी कहते थे हमारे एरिया में। और प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ तो गाँव में तो ना कोई सपना होता, ना मोटिवेशन होता, ना इंस्पिरेशन होता, वहाँ तो उदासी और निराशा होती है। आईएएस बनने से ज़्यादा कठिन है आईएएस बन के आईएएस साबित करना। आईएएस बन के अगर आप कहा जाए कि आईएएस बनना कठिन है या आईएएस साबित करना कठिन है, तो आईएएस बन के आईएएस साबित करना, आईएएस साबित करने का मतलब लोक कल्याण को स्थापित करना, उसको प्राप्त करना जमीन पे, ये बहुत कठिन काम है। अब जब आप उस घटना को जब हो रहा है और उसको पढ़ रहे हो और उसको जो थियरी पढ़े उससे जोड़ रहे हो, तो ये आपको पूरी उस सब्जेक्ट की बाल की खाल जो कहते हैं साफ समझ में आ जाएगी। अब आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल और थियरी। पहले लोग ये सब चीज़ें केवल थियरी पढ़ते थे, इसको कहते हैं नॉलेज बेस्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो आज हमें नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ में, और आज हम मिलने वाले एक खास शख्सियत, आप सभी उनको पहले से जानते ही होंगे, आईएएस डॉक्टर हीरालाल सर से, जो कि आए दिन अपने काम के चलते चर्चाओं में रहते हैं और जो अभी सर की पोस्ट है वो एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। और आज हम सर से मिलेंगे। अगर हम सर की बात करें तारीफ़ों की या फिर उनके काम की, तो मोदी जी ने भी उनकी तारीफ़ की है, क्योंकि उन्होंने वोटिंग में 90% जो गांव के जो वोटर्स होते हैं उनको बढ़ाया है। साथ ही सर ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि हर ऑफिसर्स अपनी सर्विस के दौरान करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है नॉर्मली अगर देखा जाए। तो आज हम सर से मिलेंगे। सर की अगर हम बात करें एक और प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है और आए दिन उसके वजह से न्यूज़ भी आती रहती है, मॉडल गाँव। सर नॉर्मली गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने मॉडल गांव की सोच को बरकरार रखा और आज उस पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे आज जो गांव हैं वो मॉडर्न हो रहे हैं यूपी के। साथ ही सर का जो एक बुक है डायनेमिक डीएम, और ये बुक तो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज के दौरान अपना सपना बुनते हैं कि वो डीएम बनेंगे या फिर आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो उनके लिए रोड मैप होगी जब वो सर्विस में जाएंगे। साथ ही सर का एक और अच्छा अगर मैं आपको प्रोग्राम बताऊं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, एक्चुअल में इस पर काम करते हैं। सर से जानेंगे डिटेल में सर की लाइफ के बारे में कि सर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और सर्विस के दौरान कैसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहे। तो इस वीडियो में हम ये डिटेल में कवर करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, वेलकम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया और एक हमारे सब्सक्राइबर्स है जो एस्पिरेंट है उनके लिए सेशन रखा, जिससे कि वो मोटिवेट हो गए, उनको गाइडेंस मिलेगा। सो सर हर यूपीएससी एस्पिरेंट से मैं नॉर्मली इंटरव्यू लेता हूँ कि आप कहाँ से आपको आइडिया है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या फिर मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो एक्चुअल में आपको कहाँ से मिला और एस्पिरेंट को कैसे रखना चाहिए मोटिवेशन? देखिए ऐसा है, मैं तो गांव में पैदा हुआ और प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो गांव में तो ना कोई सपना होता, ना मोटिवेशन होता, ना इंस्पिरेशन होता, वहाँ तो उदासी और निराशा होती है। लेकिन मेरे फादर जो है, हमारा किसानी परिवार है, हमारे घर पे खेती बाड़ी होती है, तो मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे, तो छोटी नौकरी करते थे, तो ब्लॉक में उनकी पोस्टिंग थी। तो उनको पता था
क्योंकि वहाँ बीडीओ होते थे, एसडीएम आते थे, सीडीओ आते थे, डीएम आते थे, तो उनको पता था कि आईएएस का जो सिविल सर्विसेज में जो आईएएस का पोस्ट होता है, पीसीएस का पोस्ट होता है, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। तो उन्होंने मुझे ये सपना दिखाना शुरू किया और वो सपना खुद देखने लगे मुझको लेकर के कि मेरा बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए। ओके, सो फाइनली जब आप पीसीएस सिलेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में सर, तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, थोड़ा सा बताएंगे सर इसके बारे में? बहुत खुश थे, मतलब उसका कोई कहते हैं ना, खुशी का कोई ठिकाना ना हो। आप कोई चीज़ पा जाओ जो आप चाहते थे, और लोगों को ये भी पता था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मिले उलेगा नहीं, और वो मिल जाए। जिसको ना उम्मीद हो और वो उम्मीद पूरी हो जाए, जो इम्पॉसिबल लगता है और वो पॉसिबल बन के आपके हाथ में आ जाए, तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता। राइट। और एक चीज़ और सर, जैसा कि आपने कहा कि आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो सर क्या अभी आपने कभी सर्विस के दौरान खेती की है? नहीं, हम खेती तो सर्विस के दौरान नहीं की है, लेकिन जब मैं गांव में जाता रहता हूं, मेरा गांव से लगाव, तो मैं गांव में जाता हूं, तो मैं अगर गांव गया तो सुबह शाम खेत में घूमता रहता हूं, जाकर अपनी खेती देखता हूं कि हमारे धान की फसल, गेहूं की फसल, आलू की फसल कैसे है। एक बात। दूसरी बात, चूँकि खेती किसानी मेरे सोच में, मेरे ब्लड में, मेरे दिमाग में है, तो जब मैंने नौकरी शुरू की ना, तो मैं गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था। उसके पीछे कारण ये भी है, आज भी हमारा देश 70% कहते हैं गांव में बसता है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, 95% गांव में रहता है जी। अब ये मेरी बात सुन के लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन मेरा इसके पीछे तर्क है। तर्क यह है कि जो लोग शहर में रहते हैं, उनको खाना कहाँ से आता है, उनको सब्जी कहाँ से मिलता है, उनको दूध कहाँ से मिलता है, सब कुछ अगल बगल के गांव से मिलता है और देहात से आता है। तो इसका मतलब वो किस पर निर्भर है? गांव पे। और जो शहर में लोग हैं, जैसे मैं ही शहर में हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ कहाँ है? देहात में। कोई नौकरी करने आया है मेरी तरह, कोई बिजनेस करने आया है, कोई लेबरगिरी करने आया, मतलब इस तरह से, लेकिन उनका गांव से कनेक्शन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका फार्म हाउस होता है, वो तो सबसे बड़े किसान हैं, और वो क्या करते हैं, सप्ताह में एक दिन परिवार सहित अपने फार्म हाउस में जाते हैं और सुकून की ज़िंदगी बिताते हैं। तो अगर आप इस नज़रिए से देखो तो मोर देन 95% आदमी किसान है और गांव से जुड़ा है और गांव पर निर्भर है। जी सर। ओके सर, सो आपकी जो स्टार्टिंग जर्नी है, या फिर आप तो नॉर्मली बुंदेलखंड में ही मैक्सिमम सर्व की हो, मैं भी बुंदेलखंड एरिया से बिलोंग करता हूँ। आप बांदा में डीएम भी रहे हो सर काफ़ी लंबे टाइम तक, और बांदा तो मेरे बगल का ज़िला है। तो सर स्टार्टिंग की जब जर्नी स्टार्ट हुई सर्विसेज में, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में ऑफिसर जाते हैं तो बड़े ऑफिसर्स थोड़ा दबाव भी डालते होंगे, किस तरीके का रहा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब शुरुआती दौर में हम लोगों को नौकरी लगती है, तो ये टू बी वेरी कैंडिड, बहुत फ्रैंक बताएं, ये जब पावर मिलता है ना, तो इसका नशा चढ़ जाता है, और वो नशा मुझे भी था, इसमें कोई दो नहीं। पावर का जो एक एक्चुअल नशा होता है, तो वो नशा होता है और वो ऑटोमेटिक आता है। अब उस नशे को कैसे आप कंट्रोल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। उस नशे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग दुरुपयोग भी करते हैं, मेहनत नहीं करेंगे, जनता की सेवा में समय नहीं देंगे, अपने लिए सोचेंगे, आराम तलब हो जाएंगे। लेकिन ये जो पावर का नशा मुझे चढ़ा, चूँकि मैं गांव देहात के बैकग्राउंड से आया और मैंने गांव की दुश्वारियाँ, समस्याएं, गरीबी, सब कुछ देखा था, तो मेरे सोच में था। तो हमने इस पावर को क्या किया, जैसे मैं शुरुआती दौर में जब एसडीएम बना, तो मैं एसडीएम के तौर पे गांव में सप्ताह में एक दिन जाता था और गांव में चौपाल लगाता था, गांव के स्कूल पे या कहीं सार्वजनिक स्थान पे बैठता था और तहसील स्तर के सारे अधिकारी को ले जाता था और गांव वालों से पूछता था, बताइए आपके यहाँ डेथ हो गई तो आपका नाम आया खतौनी में, नहीं आया, आपको क्या दिक्कत। तो उससे एक जो है, मैं ये सोचता था कि जो दिक्कतें मैंने झेली, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता है लेखपाल साहब खतौनी देने में क्या दिक्कत करते हैं गांव को, सचिव साहब की क्या, मतलब सरकारी मशीनरी कैसे गांव वालों से व्यवहार करती है और गांव वाले कैसे परेशान होते हैं, ये मुझे पता है। तो मैंने शुरुआती दौर में ही चौपाल लगाया जिससे गांव वालों को दिक्कत ना आए। ये मेरा जो बचपने का लर्निंग थी उसका आउटकम था। ओके, इससे कनेक्टेड सवाल मैं आपसे बाद में
पूछूंगा। सर इसके पहले थोड़ा बहुत आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में पूछ लेते हैं। जब आप तैयारी करते थे उस टाइम पे तो बहुत कम लोग ही, मतलब सिविल सर्विसेज तो बहुत मतलब नामात्र लोग ही करते थे, यानी ग्रेजुएशन हो जाता था, 12वीं जिसकी हो जाती थी बहुत पढ़ लिया। तो सर उस टाइम के बात बताइए। देखिए ऐसा है कि जो आईएएस की तैयारी की बात यह है कि मैं कक्षा 1 से 8 तक अपने गांव से पढ़ा। फिर कक्षा 8 में एक परीक्षा होती थी, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा, और उसमें मुझे क्लास टीचर महोदय ने कहा और मैंने अप्लाई कर दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि मैं जीआईसी बस्ती में मेरा एडमिशन हो गया साइंस साइड से, मुझे हॉस्टल मिल गया और 100 रुपया स्कॉलरशिप मिलने लगा, और 9 से 12 तक मैं वहाँ पढ़ा। तो वहाँ जब मैं पढ़ा तो वहाँ जो माहौल, जो देखिए मेरा कोई मुझे क्या पढ़ना कैसे पढ़ना ये सब कुछ ही कोई बताने वाला नहीं था, ना मेरे घर में बताने में, डायरेक्शन लेस था। तो वहाँ जब गए तो वहाँ देखा कि दूधनाथ यादव फर्स्ट टॉपर, एक राजेश दुबे साहब थे सेकंड टॉपर, मैं थर्ड टॉपर था क्लास में 9th से। तो वहाँ वही हुआ कि हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे, वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर गया। वो जैसा देश वैसा भेष। इंटर में ही उन दोनों लोगों का सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग में और मेरा नहीं हुआ। तो मेरे ऊपर तो ये जैसे पहाड़ कहते हैं ना टूट पड़ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत दिक्कत वाला क्षण था। राइट सर, क्योंकि अपने आप को टॉपर में रखना, मेंटेन करना मुश्किल होता है। टॉपर तो आ सकते हो बट उसको कंटिन्यू मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं चला गया इलाहाबाद और बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एडमिशन लिया, और वहीं कृष्णा कोचिंग बड़ी फेमस थी, कोचिंग ज्वाइन कर लिया कि इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। और 3 महीना बाद बिना घर वालों किसी को बताए एक डिसीजन लिया, बड़ा डिफिकल्ट, बीएससी छोड़ दिया क्योंकि दोनों से जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा। और मैंने कृष्णा कोचिंग तैयारी करी, मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं बीटेक करने चला गया पंतनगर, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, उस समय यूपी में ही था। और वो जो फर्स्ट टॉपर हमारे दूधनाथ साहब थे, वही वो इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रहे थे, वही मैं गया, वही ब्रांच लिया। लेकिन अब वो 1 साल सीनियर हो गए, वो सर हो गए और मैं जूनियर हो गया, जबकि हम लोग 9 से 12 तक एक ही कमरे में अगल बगल रहते थे। और फिर जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरे फादर, जो ये 9 से 12, जब मैं 9 में आया और मैं तभी से मेरे फादर मेरे दिमाग में, पहले तो इसे कहानी के रूप में सुनाते थे, समझाते थे, लेकिन 9 से 12 के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी करनी चाहिए, अच्छा है। तो मेरे दिमाग में उन्होंने वो कीड़ा डाल दिया था कि ये करना चाहिए और करो जी। तो जब मैं बीटेक करता था तो बीटेक की पढ़ाई के साथ साथ मैं सैटरडे संडे को इसकी तैयारी करता था। अब क्या कौन कोचिंग है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कुछ नहीं पता। तो होता क्या था कि जब रिजल्ट आते थे पीसीएस आईएएस के, तो उस समय खूब अखबार में छपता था, वो इंटरव्यू की प्रगति मंजूषा पढ़ो और प्रगति प्रतियोगिता दर्पण बनो, उस समय बड़ी 2 फेमस मैगजीन हुआ करती थी, और एनसीईआरटी की किताब पढ़ो। तो जो उससे पेपर पढ़ने से और इस तरह जो पता, तो एनसीईआरटी किताब खरीद ली और ये मैगजीन वगैरह, और वहाँ से पैरेलल में सैटरडे संडे को हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जो है बीटेक करने के बाद मैं चला गया मुखर्जी नगर दिल्ली, कि भाई वहाँ तैयारी का माहौल अच्छा होता है। 1 साल में वहाँ रहा, और 1 साल जब वहाँ मुखर्जी नगर में रहा, और फिर 1 साल में मैंने वहाँ कोचिंग नहीं ज्वाइन की, बस की माहौल मिले, हाँ सब माहौल मिले। फिर वहाँ से मैं आकर के मैंने गेट क्वालिफाई किया था और एमटेक में एडमिशन ले लिया आईटीबीएचयू में, जो अब की आईआईटीबीएचयू हो गया मेरे ज़माने में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। मेरा एमटेक करना मकसद नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा मकसद था हॉस्टल मिल जाएगा, मुझे हॉस्टल मिल गया, और 1800 उस समय स्कॉलरशिप मिलता था, वो मिल गया, और तैयारी के लिए एक छोटा मोटा माहौल मिल गया। वहाँ 2-4 लोग 10 लोग बीटेक और एमटेक और पीएचडी के लोग, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, फॉरेस्ट सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की, कुछ लोग तैयारी करते थे। बहुत अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत माहौल था। और वहीं से हमने पहला अटेम्प्ट दिया सिविल सर्विसेज का, तो मेरा प्रीलिम में हुआ और मेन में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। फिर दोबारा जब मैंने प्रीलिम दिया तो मेरा प्रीलिम में ही नहीं हुआ। इंजीनियरिंग सर्विसेज में दिया, उसमें नहीं हुआ। इसी बीच मैंने पीसीएस दे दिया था बिना किसी तैयारी व्यारी की। मेरा सिविल आईएएस की तैयारी तो चली रही था, और मेरा पहले बिना किसी तैयारी के पीसीएस में 19वीं रैंक आ गई और मैं जनरल से सेलेक्ट हो गया। और इसी बीच ये था कि सेल और एनटीपीसी, उस समय नवरत्न कंपनियां बोली जाती थी, दोनों का इम्तहान दिया था, तो मेरा एनटीपीसी में भी हो गया था। एनटीपीसी इसलिए दिया था कि अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो मनोबल बढ़ता है, और एक दिन जाके इम्तहान दे दिया, कोई तैयारी व्यारी करके नहीं। फिर ये घटना हुई,
एक अमित बर्नवाल साहब IIT कानपुर के कंप्यूटर के टॉपर थे। वो हमारे बस्ती के ही रहने वाले थे, तो हमारा उनका एक संबंध, उनके फादर वहीं प्रोफेसर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उनका उसी साल 3rd रैंक आया ऑल ओवर इंडिया। लेकिन उनको यूपी नहीं मिला, वेस्ट बंगाल कैडर मिला, क्योंकि उस समय 4 सीट थी और यूपी वाला एक ही आ सकता था। जो यूपी में यूपी वाला एक ही आ सकता था, तो फर्स्ट रैंकर को मिल गया, उनको नहीं मिला, तो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो है देखिए, सिविल सेवा का जो वास्तविक मज़ा है वो अपने स्टेट में ही है। ये उन्होंने वो जो वेस्ट बंगाल मिला उससे वो बहुत निराश थे। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि फिर मैंने सब ये डिसीजन लिया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं हुआ और मेरा जो है प्रीलिम में नहीं हुआ, तो एक निराशा का भाव था। और उस समय केवल 3 ही अटेम्प्ट मिलते थे IAS में, मेरे 2 जा चुके थे, तो अब 1 बचा था। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं PCS ज्वाइन करूँगा, और PCS ज्वाइनिंग लेट थी उस समय। इसी बीच NTPC की ज्वाइनिंग आ गई, मैं चला गया NTPC ज्वाइन कर लिया, और करीब वहाँ 1.25 साल NTPC में नौकरी किया, तब तक PCS की ज्वाइनिंग आ गई। और जुलाई 94 से मैं PCS में रहा, 2010 में मेरा IAS में हो गया। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मुखर्जी नगर भी आए थे तैयारी करने, लेकिन आप बाद में चले गए, तो नॉर्मली आपने गांव में रहकर ही तैयारी करी। तो गांव में कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ आप करते होंगे रेगुलर बेस पे, या फिर जो कह सकते हैं आपकी कमी रही या फिर आपके लिए वो बहुत अच्छी रही, उसके आए? देखिए, गांव में पढ़ाई सबसे बड़ा धन है। तो मैं आपको पढ़ाई कैसे प्रभावित होती है गांव में, मेरे बचपने में 2 सूरज थे, और मुझे 2 सूरज की में पढ़ाई करना पड़ता था। एक सूरज तो दिन में होता है, उस दिन में सूरज की रोशनी में पढ़ते थे, और दूसरा जो सूरज था, हमारे गांव में लाइट नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, वो जो दवाई की शीशी होती थी उसमें उसके ढक्कन में छेद करके और उसमें जो है कपड़ा लटका देते, तो मिट्टी का तेल डाल करके उसको दीपक बनाते थे। और उसको दीपक नहीं कहते थे गांव में, ढबरी कहते थे हमारे एरिया में। और यही कठिनाई नहीं रुकी, आप ये सोचिए कि मिट्टी का तेल जो है महीने में 5 लीटर मिलता था एक परिवार को, तो उसमें 2-3 लीटर 4 लीटर मिलता था, पूरा नहीं मिलता था, 2-2 3-3 महीना मिलता ही नहीं था। तो क्या होता था कि मिट्टी के तेल को प्राइवेट में 3-4 गुना महंगे दाम पे खरीदना पड़ता था। अब मिट्टी का तेल खरीदना है, पैसा था नहीं, तो ऐसा होता था 2-2 3-3 दिन पैसा ना होने के कारण प्राइवेट से मिट्टी का तेल खरीद के नहीं आता था। तो वो रात का सूरज नहीं उगता था, और रात का सूरज नहीं उगता था तो रोशनी नहीं मिलती थी, तो बिना पढ़े सो जाते थे। ये कठिनाइयों का सामना करके हम लोगों ने 1 से 5 और 1 से 8 तक की पढ़ाई की है। ये डिफ़िकल्टी को किया देखा है। सर मैंने भी काफ़ी पढ़ा है स्टार्टिंग में, बचपन में, ये सर आप जिससे पढ़े हो। सर कभी ऐसा इंसिडेंट भी रहा होगा, वो टूट गया होगा, वो बर्बाद हो जाता है, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था? रिएक्शन क्या, वो जैसे ये इसके एक आध और है, जैसे एक मान लीजिए ढेबरी एक दीपक है और खाना भी बन रहा है, वहाँ भी ज़रूरत है, जानवर को भी दिखाना है, तो क्या होता था, पढ़ाई रोक करके पहले वो काम करके फिर आपका आधा घंटा पढ़ाई ब्रेक हो गया, क्योंकि वो जो दीपक है, रात का सूरज है, वो इधर उधर दूसरे कामों में। तो वास्तव में गांव की पढ़ाई जो उस समय का हमारे जब जिसको हमने देखा है, झेला है, बहुत ही कठिन था। और उसको मिस भी करते होगे सर, वो बहुत अच्छा मोमेंट था, मैंने भी उसको फील किया है। हाँ, उस समय तो ये दुश्वारी थी, लेकिन आज जब हम याद करते हैं तो उसमें बड़ा इंजॉयमेंट भी क्रिएट होता है। राइट सर, राइट सर। जैसे कि आपने अपने जो सीनियर, आपके जो क्लासमेट थे वो सीनियर बन गए थे, तो अभी वो वीडियो देखेंगे तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, देखिए, ये तो वक्त की बात है। मैंने दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जब उस समय मैं तैयारी करता था, तो नेचुरल सी बात है कि फिर वहाँ एक मुझे वो सब पढ़ाकू वढ़ाकू वाले में मैं आ जाता था और वो लोग मौज मस्ती करते थे। लेकिन जब बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ, तो वो लोग जब आते थे तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, उनको झेप आती थी। क्यों? उस समय मस्ती करते थे और मैं पढ़ाई में लगा रहता था। वो लोग शनिवार रविवार को छुट्टी होता था तो जाते थे खाने पीने, मौज मस्ती करने, पिक्चर देखने, मैं तैयारी करता था। तो आप नहीं गए सर? पहले टॉकीज बहुत फेमस हुआ करते थे, टॉकीज में मूवी लगी है, कहीं ये हीरो की, कहीं संजय दत्त की, कहीं सलमान खान की, कहीं शाहरुख खान की। देखिए, मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बहुत नहीं था, लेकिन इंटरटेनमेंट जरूरी है टू री एनर्जाइज, टू वेंट आउट नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द
बॉडी। तो पंतनगर में क्या था कि वहाँ हर सैटरडे को हर स्टूडेंट को पिक्चर दिखाया जाता था। वो एक ऐसी वहाँ व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर तक तो चीज़ें थी नहीं, बहुत दूर थी, तो ऐसी व्यवस्था, तो हमें सप्ताह में एक पिक्चर वैसे देखने को मिलता था। तो वो जो चीज़ थी वहाँ से पूरा, इसके बाद भी लोग, इसके बाद भी मतलब कि नहीं हमें संडे को भी पिक्चर देखनी है या सैटरडे को तो देखे, और भी देखते थे। खाने पीने के चक्कर में घूमते रहते थे, मौज मस्ती। राइट, ओके। सो हमने जब स्टार्टिंग में ही जहाँ से बात करी थी कि सर आप अपनी सर्विस के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सो आपने कहा कि जो लेखपाल होते हैं, फिर सचिव वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो सर जब आप उन पर, जैसे कहते हैं ना कि सिविल सर्विस में जाओगे भले आप करप्ट नहीं होंगे, बट सिस्टम ही ऐसा है कि आपको करप्ट बनना पड़ेगा। जब आपने इन सब चीज़ों को चेंजेस किया तो सर उस टाइम पे क्या चैलेंजेस आए? डेफिनेटली सर काफ़ी चैलेंजेस से आपको सामना करना पड़ा। देखिए, चाहे सर्विस हो, चाहे समाज हो, चाहे आपका एक गांव घर हो, आप अपने घर में ही परिवर्तन करना चाहते हो तो घर में भी विरोध का सामना करना पड़ता है। समाज में, गांव में जाओ, समाज में जाओ, वहाँ भी झेलना पड़ता है। तो सर्विस में तो ये हर जगह लागू है। उससे कैसे बचा जाए और उससे कैसे निपटा जाए, ये कला आपको आनी चाहिए। और ये कला, जब आपका इंटेंशन अगर साफ है कि हमें ख़राब नहीं करना है, गलत नहीं करना है, किसी को दर्द नहीं देना, तो ऑटोमेटिक उसी तरह से पॉजिटिव एक्शन एक्टिविटीज़ बन जाते हैं। और जहाँ चाह वहाँ राह। आप अगर अच्छी राह पे चलना चाहते हो तो अच्छे रास्ते बनते जाते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, अच्छा अगर वो दिक्कत ना आए तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा क्या? अगर कोई दिक्कत ना आए, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया और दबाव है। जैसे मैं जानता था, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैंने एक मिल घटतौली बहुत करता था, और मुझे जब पता लगा मैंने उसके खिलाफ FIR करा दी। और ये मैं जानता था ये मिल वाले के ऊपर हमारे उस समय के जो कमिश्नर थे उनका हाथ है। तो मेरे मन में दोनों बात थी। मेरे एक तरफ तो ये किसानों की घटतौली, उनके साथ जो धोखाधड़ी, उनका पैसा जो लूटा जा रहा था, मुझे वो बचाना था। दूसरे तरफ मुझे पता था कि हमारे उच्चाधिकारी नाराज हो जाएगा। अब दोनों में चूज करना था, तो मैंने किसानों वाला चूज किया। क्या उसको लेकर के हमें परेशान किया गया, लेकिन मेरे लिए वो माने नहीं रखता। मेरे लिए माने क्या रखता था? जो मेरी ड्यूटी थी। ओके, सो नॉर्मली मैं कोई अगर सीनियर ऑफिसर से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पुरानी विचारधाराओं के होंगे, बट सर से मिला तो एकदम मॉडर्न विचारधाराओं के। और सर डेफिनेटली इस पे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि आपको हमने इंट्रो में भी बताया। तो सर सर्विस के दौरान अभी आपका ये मॉडल गांव का चल रहा है सर, तो थोड़ा सर इसके बारे में बताइए कि सर ये क्या है एक्चुअल में। देखिए, ऐसा है कि जब मैं गांव में रहता था तो मैंने खेती की है। मैं रात में, जब मेरे ज़माने में पानी हम लोग किराए से दूर से लाते थे। आलू की खेती मुझे याद है, और बिजली कब आती थी? रात के 10 बजे और सुबह 4 बजे रात में आती थी। 4 किलोमीटर से दूसरे गांव से पानी लाते थे, और ठंडी के सीजन में खड़े होते, जब ठंड लगता था तो जो पानी चलता था उसी में पैर रख लेते थे जिससे कि ठंड ना लगे। वो दुर्दशा हमने देखी है। फिर जब आलू पैदा हो गया तो कोल्ड स्टोर में रखते थे, और जब निकालते थे तो उस समय भाव गिर जाता था, सारी मेहनत बेकार। तो ये जो गाँव की दुर्दशा हमने किसानों की देखी है, वो सब दर्द मेरे मन में है। और वही मुझे ये कहता है कि गांव को बदलना चाहिए, गांव के हर आदमी को धनी होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने 1945 में एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, और लिखा था कि गांव में लोगों की इनकम होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, बेसिक सुविधा होना चाहिए, और ग्राम स्वराज की बात की महात्मा गांधी जी ने। हम ही अकेले नहीं, बहुत सारे लोग चिंतित हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, और वो किताब है, उसको मैंने पढ़ा। तो ये जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना है और जो पूरा की परिकल्पना है, हम देखिए थियोरेटिकल नहीं, हम प्रैक्टिशनर, हम एग्रीकल्चर वाले छात्र नहीं, हम प्रैक्टिशनर हैं। हम प्रैक्टिस करके हम इम्प्लीमेंटर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है ना। हम सोशल इंटरप्रेन्योर हैं, हम डेवलपमेंटल एक्टिविस्ट हैं। जो हमारी एक्सपर्टीज थियरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में है। तो हम क्या करते हैं, उसको धरती पे उतार रहे हैं कि गांव
विकसित हो, लोगों की कमाई बढ़े और लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों। ये मॉडल गांव है। राइट सर। और जैसा कि आपने सर डायनेमिक डीएम बुक लिखी है, और नॉर्मली सर अगर हम देखें तो हर किसी का सपना होता है कि वो डीएम बने। डीएम को आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट पावरफुल पोस्ट मैं अपने आप में समझता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट भी समझते हैं। लेकिन सर अभी आप नेशनल हेल्थ मिशन है, आप उसके भी डायरेक्टर हैं सर, तो आपको कौन सा पोस्ट अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ा पोस्ट है जबकि डीएम से। तो सर आप बताइए इसके बारे में, और फिर आपने बुक में ऐसा क्या लिखा है जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट अगर कल को, क्योंकि सारे हमारे जो सब्सक्राइबर वो सारे एस्पिरेंट हैं जो कि फ्यूचर में डीएम बनने का हर कोई सपना रखता है, तो उनको कैसे हेल्प मिलेगी उस बुक से? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश में 3 पोस्ट बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों की ये एक विश्वास है कि ये महत्वपूर्ण है, पावरफुल है और वास्तव में है। पीएम, सीएम और डीएम जी, ठीक है। और इन तीनों में डीएम को जनता ज़्यादा पावरफुल मानती है। क्यों पावरफुल मानती है? डीएम उनके बीच रहता है, डीएम उनको देता है और डीएम इजीली एक्सेसिबल है। और एक और चीज़ सर कि डीएम लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, ये तो पंचवर्षीय योजना रहती है उनकी, तो 5 साल बाद बदल जाएंगे। तो ये जो डीएम की पोस्ट है वास्तव में जो जनता की आम धारणा है, जनता क्या आम धारणा है कि आप 24/7 कभी भी कोई समस्या लेके डीएम के पास चले जाओ तो उसका समाधान मिल जाएगा। ये सच्चाई है, अगर डीएम चाहे तो दे सकता है। तो लेकिन ये संभव कैसे है? समाज और शासन दोनों जब मिलके काम करेंगे तभी ये होगा। तो ये जो मैंने किताब लिखी है, सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? समृद्धि, वेलफेयर, लोक कल्याण। तो ये जो किताब है ये बड़ा टिपिकल है, ये कहना बहुत आसान है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लोगों को लगता है कि आईएएस बनना सबसे कठिन है। आईएएस बनने से ज़्यादा कठिन है आईएएस बन के आईएएस साबित करना जी। आईएएस बन के अगर आप कहा जाए कि आईएएस बनना कठिन है या आईएएस साबित करना कठिन है, तो आईएएस बन के आईएएस साबित करना, आईएएस साबित करने का मतलब लोक कल्याण को स्थापित करना, उसको प्राप्त करना जमीन पे, ये बहुत कठिन काम है। यही हमारी किताबें बताती है कि कैसे जनता के सहयोग से सुशासन किया जाए, गुड गवर्नेंस किया जाए, और गुड गवर्नेंस से ही समृद्धि आएगी। जनता की समस्या को जनता के सहयोग से, जनता की अगुवाई में और जनता के द्वारा कैसे हल किया जाए, ये मिलता नहीं है। ये मैंने इस किताब में लिखा है। तो ये किताब सबके लिए उपयोगी है। कैसे? ये जो सुशासन की बात होती है या गवर्नेंस की बात होती है, सबसे छोटी इकाई है परिवार। परिवार में भी सुशासन होता है, गवर्नेंस होता है। अगर उस घर का सुशासन और शासन और डिसिप्लिन अच्छा है तो घर धनी हो जाता है, उसके सब लोग धनी हो जाते हैं। तो मेरा ये किताब उनके लिए भी उपयोगी है कि कैसे लोगों के आपसी सहयोग से काम किया जाए, और इसके बिना गुड गवर्नेंस असंभव है। राइट सर, जैसे कि आपने गुड गवर्नेंस के बारे में काफ़ी आई थिंक ये बुक है, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो आंसर राइटिंग करते हैं, एथिक्स ऐसे या फिर कोई क्वेश्चन में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। यस, अब देखिए हमने लिखा है कि पानी की समस्या और उसका समाधान। क्वेश्चन आ जाए कि भाई पानी की समस्या है, आप कलेक्टर हैं और उस जिले में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे हल करेंगे? हमारा ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आप इतना सटीक उत्तर देंगे कि पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? वो प्रैक्टिकली किया हुआ है, उसमें कुछ लफाजी या थियरी, वो मतलब थियरी नहीं, वो प्रैक्टिकल है। दूसरा उदाहरण, हमारे देश में, प्रदेश में और पूरा ग्लोबल एक समस्या है प्लास्टिक रिमूवल की। प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें ला रहा है। तो अगर ये आ जाए भाई आप कलेक्टर हो गए और प्लास्टिक पूरे जिले से ख़त्म करना है, तो हमारा चैप्टर पढ़ लें। हमने प्लास्टिक रिमूवल का कोई एक प्रोग्राम चलाया था। वृक्षारोपण, वृक्ष हम लगाते हैं लेकिन जिंदा नहीं रहते, तो हमने लगाया एक प्रोग्राम चलाया था पेड़ जियाओ अभियान। पेड़ जियाओ, पेड़ लगाओ अभियान नहीं, पेड़ जियाओ अभियान। तो अगर आपके पास इस तरह, तो हमारे जो उसमें चैप्टर्स हैं वो इसी तरह के हैं
कि जो समाज के सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं उसका जो हमने समाधान निकाला है उसी को लिखा है। तो अगर ये स्टूडेंट आपके पढ़ लें तो उनके सोचने का तरीका, समझने का तरीका वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। सोचने समझने और चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करने का तरीका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आज के डेट में प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आ रहा है, थियोरेटिकल काम नहीं आ रहा। जी सर, ओके। सो अभी हमने जैसे इंट्रो में भी बताया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर डेवलपमेंट एक्टिविस्ट के बारे में, तो सर इसके बारे में बताइए कि आपका क्या रहता है इसमें। देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप इंटरप्रेन्योरशिप करिए। ये अफसरशाही नहीं कि ऐसी कमरा में बैठे हो और आप सोचो कि सब काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये असंभव है। आपको गांव में जाना पड़ेगा और समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा और समाज को साथ ले करके, ठीक है ना, समाज की ताकत और सरकार की ताकत दोनों को मिला करके काम करना पड़ेगा, तभी हमें वो सफलता मिलेगी जो हम चाहते हैं। जैसे हमने बांदा में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया, तो ये हमने नहीं बढ़ाया, वहाँ की जनता ने बढ़ाया। हमने जनता का विश्वास जीता। हमने जनता से कहा कि नए नए तालाब खोदो। एक स्कीम थी, पहले कोई नहीं खुदवाता था जबकि फ्री था, तो उन्होंने तालाब खुदवाया। हमने कहा जो पुराने तालाब हैं उसमें तलहटी में मिट्टी ज़्यादा हो गई है तो कैपेसिटी कम है पानी रोकने की, उसको डिसिल्ट करो। जो बड़े लोग थे हमने कहा खेत का पानी खेत में, तो हमने उनको आगे किया। मतलब ये पानी हमने नहीं बचाया, जनता ने बचाया। जनता आगे आगे और हम पीछे पीछे। तो इसीलिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, समाज को जोड़ करके और दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, इसलिए ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। राइट सर। और सर मैं भी जब आपके टेबल पे मैंने एक बुक भी देखी, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। सर मैं देख रहा हूँ कि सर नॉर्मली काफ़ी ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने इंट्रो में ही बताया सर, चेंजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का जो हम सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं चेंजेस की ज़रूरत है। और हमें किताबें एक अच्छा रास्ता दिखाती हैं, हमें विकल्प बताती हैं, देन सर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सर क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आपके IAS की तैयारी कर रहे हैं, मेरा एक अनुरोध है उनसे कि सबको एक www.asoka.org पढ़ना चाहिए। साइट है asoka.org। ये वो केवल पूरे देश विदेश हर कंट्री 90 कंट्री में वो काम कर रहे हैं। वो करते क्या हैं, अब अशोका नाम जो अपने सम्राट अशोक थे, जो जन कल्याण समाज कल्याण पे काम करते थे, उन्हीं को फिलॉसफी को लेके। तो मैं भी अशोका को पढ़ रहा था। वो जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं उनको चयन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। चूँकि सफलता बदलाव से ही मिलेगी, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी सोच ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा बदलाव चेंज के बारे में सोचें। तो इस माइंड सेट को पाने के लिए मेरा अनुरोध है कि अशोका की साइट को पढ़ें। तो जब वो पढ़ेंगे तो उनसे चेंज क्या होता है, चेंज कैसे ठीक होता है, क्यों चेंज इज रिलीवेंट। पहले ज़माने में 20 साल पहले आपने कोई एक चीज़ सीख लिया, वही रिपीट करते रहो, आपकी ज़िंदगी कट जाती थी। आज के डेट में आज जो आपने सीखा कल नहीं रहेगा, पर कल जो सीखा परसों नहीं। अब बदलाव का ज़माना है, फ्लूइड स्टेट है, नॉट स्टैटिक। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट जो इसको देखेंगे कि वो asoka.org को जरूर पढ़ें, उससे उनकी सोच बदलेगी और वो चेंज को समझेंगे। वाई चेंज इज नेसेसरी इन लाइफ इन करंट सिचुएशंस। तो ये जो किताब था, मैं चेंज पे बहुत सारी किताब पढ़ता रहता हूँ कि कैसे चेंज होता है, चेंज करने में क्या दिक्कतें होती रहती, क्यों मेरा वही बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन ये मेरी सोच में है। तो मैं इसी किताबें पढ़ता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। राइट सर, आप अभी नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं सर। तो सर ये थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या काम रहता है, कैसे क्या चीज़। देखिए, जितना भी ये जिला अस्पताल होता है, मेल फीमेल CSC PSC NM सेंटर, वो सब का जो गवर्निंग है, उसको दवाई देना, फंडिंग करना, नए नए प्रोजेक्ट को बनवाना, उसके लिए धन की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट से, भारत सरकार से करना। मतलब हमारा रोल है शासन और जो इसके इंस्टीट्यूशन जैसे DG, हमारे 3 DG हैं उनके और फील्ड के बीच एक कोऑर्डिनेशन करना, फैसिलिटेशन करना और उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना।
राइट। नॉर्मली कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में ये जो जॉब होती है वो 24 घंटे की मानी जाती है, तो क्या सर आप अपनी पर्सनल जो लाइफ है या फिर फैमिली लाइफ है उसको एंजॉय कर पा रहे हो? क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करे। देखो, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा आर्ट है ज़िंदगी में। जी। क्या टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा आर्ट है, और ये जिसको आ गया वो ज़िंदगी के हर चीज़ को एंजॉय करेगा। नौकरी भी एंजॉय करेगा, फैमिली भी एंजॉय करेगा, सोसाइटी भी एंजॉय करेगा, एवरीथिंग दे विल एंजॉय। और जिसको ये चीज़ नहीं आया ना, वो कुछ नहीं एंजॉय कर पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट मुझे आता है, तो मैं हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ, और मेरे लिए कोई पोस्ट बुरी नहीं है। जो भी मिलता है मैं वहीं जंगल में मंगल पैदा करने की कोशिश करता हूँ, उसको बदलने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे रिजल्ट मिलता है। ओके। सो सर नॉर्मली पहले क्या है कि जो एग्ज़ाम होते थे वो सिलेबस यानी कि फैक्ट्स या फिर फैक्चुअल होते थे, लेकिन अभी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, स्पेशली हम यूपीएससी की बात करें, तो वो जो एग्ज़ाम है वो कॉन्सेप्ट बेस ही आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20 साल पहले जब हमारा ज़माना था, जब हम इम्तहान दे रहे थे, तो सिलेबस होता था। सिलेबस आज भी है, और उस सिलेबस में लिखा रहता है ये पढ़ो, हम लोग उसको पढ़ करके और उससे काम चल जाता था। लेकिन इधर रिसेंट में अब सिलेबस बेस्ड नहीं, अब नॉलेज बेस्ड आपको तैयारी करनी है। अब ये नॉलेज बेस्ड क्या हो गया, आप थियरी तो पढ़िए ही, उसको तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अब आपको 24 घंटा आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, उसकी एनालिसिस करनी है, उसको समझना है, उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स को समझना है, उसको थियरी से जोड़ना है। मतलब अब आपको थियरी को प्रैक्टिकल से जस्टिफाई करना है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, तो थियरी में साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत लगातार घटनाएं होती रही साइबर सिक्योरिटी की, कि पूरा देश बैठ गया, ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया। जब वो अटैक हो तो उस समय जब वो अटैक होता है तो उस पर खूब न्यूज आते हैं कि कैसे उसने ये प्लान किया और कैसे अटैक किया, उससे पूरे देश की इकनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा, जहाँ घटना हुई वहाँ क्या फ़र्क पड़ा। अब जब आप उस घटना को जब हो रहा है और उसको पढ़ रहे हो और उसको जो थियरी पढ़े उससे जोड़ रहे हो, तो ये आपको पूरी उस सब्जेक्ट की बाल की खाल जो कहते हैं ना, सब समझ में आ जाएगी। अब आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल और थियरी। पहले लोग ये सब चीज़ें केवल थियरी पढ़ते थे, इसको कहते हैं नॉलेज बेस्ड। मान लीजिए दूसरा उदाहरण, कभी कभी आपदा आती है, क्या आया, पूरे देश में तूफान आया, तबाही आ गई। अब हम लोग आपदा प्रबंधन तो थियरी में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आपदा आया तो कैसे क्या नुकसान हुआ, जन नुकसान क्या हुआ, धन का क्या नुकसान हुआ, आया क्यों, और हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो हमारा क्या कारगर हुआ। मतलब वो 3-4 दिन चलता है क्या। तो अगर आप ये 3-4 दिन जो आपके इर्द गिर्द घटना हुई आपदा की, उसको थियरी से जोड़ के देखें, तो आपका ये जो नॉलेज है ना, वो बहुत ही मजबूत और उसके एक एक चीज़ का नॉलेज हो जाता है, और वो ज़्यादा रिटेन भी होता है। तो अब नॉलेज बेस्ड तैयारी की ज़रूरत है, और हमारी किताब इसी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। राइट सर। सो मैं अभी तक की आपकी जर्नी पूछूं एक शब्द में, तो कैसी रही सर? हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिला। एक लाइन में, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी। ओके। और लास्ट में जो एस्पिरेंट हैं या फिर जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं एस्पिरेंट से ये कहूँगा कि पहले आपको अपने आप से लड़ना है और उस लड़ाई को जीतना है जी। और उसको कहते हैं पैशन। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको डे ड्रीम नहीं हो रहा है, तो आप समझिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि पहले आप अपने डे ड्रीमिंग पे अपना असेसमेंट, अपना खुद का इम्तहान ले लो। यस। और अगर आपको डे ड्रीमिंग हो गया तो आपको इस सिविल सेवा में आने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो सिविल सर्विसेज को पाना चाहते हो, उसको अपनी ज़िंदगी का पैशन बनाओ, चाह बनाओ। देयर इज विल देयर इज वे, पहले उसको चाह बनाइए। अगर आपकी चाह नहीं है तो राह नहीं मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर की हमने जो जर्नी है वो डिटेल में कवर की है। सर ने काफ़ी रोमांचक तरीके से, काफ़ी सर की जर्नी में उतार चढ़ाव रहे, और सर ने एक अलग अलग इनिशिएटिव लाए, उनके बारे में आपको 1 बाय 1 करके बताया है।
और साथ में जो सर का एक्सपीरियंस आपने सुना ही होगा वो अमेजिंग रहा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में जो सर की बुक है उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और जय हिंद।